हेलो, गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग और कैसे चल रही है आप सारे लोगों की प्रिपरेशन। आई होप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि अब एग्ज़ाम को ज़्यादा टाइम नहीं है, बिल्कुल नज़दीक है पेपर। और हम कवर कर रहे हैं यूनिट 5 ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ओके, तो हम यूनिट 5 में इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम सारे अप्रोचेस को, सारे आइडियोलॉजीज़ को कवर कर चुके हैं। अब जो मेजर पोर्शन बचा है वो है लर्न करने का स्टैटिक पोर्शन, जिसमें हम सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते हैं, इंटरनेशनल एक्टर्स को जानते हैं और समझते हैं क्या क्या अलग अलग डोमेन हैं पावर के, सोवरेनिटी के, पॉलिटिक्स के। उन सारी चीज़ों को एक एक करके पढ़ाई करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने जो वीडियो कवर की थी उसमें हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ा था। एंड आई होप आप सारे लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी, उसको अच्छे से समझ लिया होगा, पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। और मैंने कहा था अगर नहीं कोई चीज़ समझ में आई है या कोई डाउट है रिलेटेड, देन मेक श्योर कि आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें और मैं उसको पर्सनली बाद में क्या करूँगी, आंसर करूँगी। ठीक है, तो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए आज की इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, अब ये अफ्रीकन यूनियन कहाँ है, कहाँ बनी है, कौन देश इसके मेंबर हैं, वो सारी चीज़ों को हमें डिटेल में पढ़ना है क्यों क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ये क्यों कॉपरेशन कर रही हैं, कौन कौन से एरिया में ये कॉपरेशन कर रही हैं, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या हैं, क्या कोई चैलेंजेस भी हैं जो ये फेस कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में करेंगे डिटेल में डिस्कस। ठीक है, सो लास्ट तक बने रहना, आराम से देखो, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको नोट करते चलो। ऐसा नहीं है कि आप सारी वीडियोस को रिपीट पे लगा दोगे एग्जाम के बाद और सब देख डालोगे। ठीक है, सारी वीडियो साथ ही के साथ देखते चलो, शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाने, 1 लाइनर 2 लाइनर नोट्स होने चाहिए और 8 से 10 पेजों में आपका पूरा सिलेबस आ जाना चाहिए, इतना समझ लो। क्योंकि लास्ट मिनट में रिवीजन के लिए उतना ही टाइम होता है कि आप उन पेजेस का रिवीजन कर पाओ या उनको याद कर पाओ। ठीक है, तो नोट्स मेकिंग की थोड़ी आर्ट सीखो, कैसे नोट्स बनाए जाते हैं, कैसे पढ़ा जाता है, तो वो चीज़ करो, जो आपको सूटेबल लगे वो काम करो। ठीक है, तो शुरू करें हम आज की हमारी क्लास जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन की। हम ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ रहे हैं। तो अफ्रीकन यूनियन जब हम पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ होगी, अफ्रीका में होगी। ठीक है, मतलब जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसके जो सारे नेशंस हैं वो मिलकर बनाएंगे। ठीक है, तो ये बना दिया मैंने अफ्रीका जैसे भी मुझसे बना है और यहाँ पर ये बनी है अफ्रीकन यूनियन की ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कॉन्टिनेंटल यूनियन है जिसमें 55 अफ्रीकन कंट्रीज हैं। ठीक है, इसमें पूरे 55 अफ्रीकन देश आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अफ्रीकन यूनियन में कितने कंट्रीज आते हैं। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन की ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये जो AU है वो 2002 में बना है। इससे पहले एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको रिप्लेस करके इसका नाम अफ्रीकन यूनियन पड़ा है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। ठीक है, उससे पहले ये चलती थी ऑर्गेनाइजेशन और उसका नाम बदल के इसको बना दिया है अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, अब ये जब ऑर्गेनाइजेशन बनी है अफ्रीका में, तो अफ्रीकन के लोगों में कुछ तो रहा होगा, मतलब कुछ चीज़ें कॉमन होंगी, उनके गोल्स कॉमन होंगे, उनके ऑब्जेक्टिव्स कॉमन होंगे, तभी तो ये मान गए कि हाँ हम मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट करेंगे। जिस तरीके से यूरोप में एक यूरोपियन यूनियन बना, उसी तरीके से अफ्रीका में अफ्रीकन यूनियन बन गया। यूरोप में यूनियन बनाने का क्या मकसद था, उनको अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना था और उनके गोल्स बिल्कुल डिफरेंट थे। यहाँ पर हम जो अफ्रीकन यूनियंस के गोल देखेंगे वो एकदम से डिफरेंट हो जाएंगे, अफ्रीका की कंडीशन को देखते हुए, वहाँ की पॉलिटिक्स को देखते हुए और वहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, वहाँ जियो पॉलिटिक्स की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को टैकल करेगा क्या, अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, तो इसके मेजर ऑब्जेक्टिव को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव ये है टू प्रमोट यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी। इन 55 नेशंस के बीच में यूनिटी और सॉलिडेरिटी को प्रमोट करेगा ये अफ्रीकन यूनियन, कि हम सब मिलकर क्या हैं, एक ग्रुप के मेंबर हैं, हमें एक साथ काम करना है, हमारे गोल एक हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स एक हैं और हमारी यूनिटी इस एरिया में बनी रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई बाहर की शक्ति आ गई उसने हमें तोड़ने का, अलग करने का सोचा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा कब होता था, जब कॉलोनीज बनती थी। ठीक है, मतलब सारे नेशंस रह रहे हैं मस्त आराम से, आसपास के लोग वहाँ राज कर रहे हैं, वहाँ पे रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकती है, मे बी सारी जगह पे मोनार्की भी हो सकती है। लेकिन एक जोग्राफिकल यूनिट होता है ना कि ये हमारा कॉन्टिनेंट है, या फिर उस समुद्र के बाहर दूसरा कोई लैंड मास लग जाता है तो वो दूसरी जगह बन जाती है। ठीक है, तो वहाँ से ये सब चीज़ें
टूटना कब से शुरू हुई, जब से कॉलोनाइजेशन शुरू हुआ, जब से ये अफ्रीकन, फ्रेंच, इन सारे नेशंस ने अपनी कॉलोनी बनानी शुरू की, देन तब डिमार्केशन हुआ कि ये देश ये बनेगा, ये देश ये बनेगा, इतना देश दूसरा बनेगा, ठीक है। उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, यूनिटी वाइज सब रहते थे, सब कौन ही थे, मतलब सबको खाना है, रूल करना है, बेसिक नीड्स को पूरा करना, बस इतनी ही चीज़ें रहती थी। लेकिन सबसे क्लेवर माइंड की अगर मैं बात करूँ तो ये यूरोप वाले थे, सबसे ज़्यादा क्लेवर माइंड के। इन्होंने पूरी दुनिया पे राज किया, उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, और आज अगर कंट्रीब्यूशन की बात करूँ तो उनका भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। एक इंसान फ्री है और एक इंसान बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप अच्छे से जानते हो कि जो इंसान फ्री है उसको सारी चीज़ करने की आज़ादी है, उसे घूमने की आज़ादी है, उसे पढ़ने की आज़ादी है, उसे इन्वेंशन करने की आज़ादी है। लेकिन जो इंसान बेड़ियों में जकड़ा हुआ है उसका प्राइमरी गोल ही यही रहेगा, उसके जीवन का सिर्फ और सिर्फ इतना सा उद्देश्य रहेगा कि उन बेड़ियों को वो तोड़कर आज़ाद हो जाए, ठीक है। तो वही कहानी हमारी रही है, हम हमेशा से क्या रहे थे, बेड़ियों में जकड़े हुए थे ब्रिटिशर्स की। हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है हमारी स्वतंत्रता के लिए। वहीं जो ब्रिटिशर्स थे, या फिर मैं फ्रेंच पीपल की बात करूँ, वो तो कभी कॉलोनाइज थे ही नहीं, वो हमेशा से फ्री थे। तो उन्होंने अपनी जो पूरी एनर्जी थी वो अपनी इन्वेंशन में और इन साइंस में, इन सब में लगा दी, ठीक है। तो अफ्रीकन यूनियन की अगर हम वापस से बात करें तो ये यूनिटी को और सॉलिडेरिटी को इस रीजन में प्रमोट करता है। साथ में डिफेंड करता है सोवरेनिटी को और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को। सोवरेनिटी का सिंपल सा मतलब है कोई भारी शक्ति, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, किसी भी देश के आंतरिक मामले में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है। और इनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी भी बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि कल को उनके लैंड मास पे किसी दूसरे देश ने कब्जा कर लिया, या फिर उनकी ही दूसरे बगल वाले पड़ोसी ने उसकी लैंड को क्या किया, कट करके अपनी लैंड में मिला लिया। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे लोग इस चीज़ पे एग्री करते हैं और उनके चार्टर वगैरह होते हैं, उन पे बाकायदा साइन वगैरह ये सारी कंट्रीज करती हैं कि हाँ, हम इन सारे लॉज को मान रहे हैं, हम इन सारे लॉज से अबाइड हैं, ओके। एंड प्रमोट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। और सोवरेनिटी के साथ साथ ये उस रीजन में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को भी क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। पॉलिटिकली अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है कि गलत तरीके से कोई सरकार में ना आ जाए, या फिर आ भी रहा है तो वो गलत तरीके से पॉलिटिक्स तो नहीं खेल रहा है कहीं वो। क्योंकि पॉलिटिक्स की मैं बात करूँ तो उसमें इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, गलत वलत चीज़ें जो भी होती है ना, सब पॉलिटिक्स के अंदर ही आती है। अगर हिटलर की और मुसलिनी की मैं पर्टिकुलर बात करूँ, वो भी तो पॉलिटिक्स ही कर रहे थे, लेकिन पॉलिटिक्स के नाम पर वो अपने देश में क्या कर रहे थे ये पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करते हैं। साथ में इस पूरे अफ्रीकन जो यूनियन है, या फिर अफ्रीकन जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उन सारी कंट्रीज़ के बीच में पीस रहे, सिक्योरिटी रहे, और डेवलपमेंट को ही क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनका इंट्रोडक्शन और इनके ऑब्जेक्टिव्स तो आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से काम कर रहे हैं और किन किन चीज़ों पर ये साथ आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा, हम इसके प्रिंसिपल्स को जानेंगे। इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं? तो सबसे पहले इनका प्रिंसिपल कहता है कि सोवरेन इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है। सारे नेशंस कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जितनी 55 कंट्रीज़ हैं उनका इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इक्वल से होना चाहिए किसी भी लॉ में, किसी भी इकनॉमी में, किसी भी चीज़ में। अगर उन्होंने डिसीजन लिया है तो ऐसा नहीं है कि 55 नेशन में बस 4-5 ऐसे स्ट्रॉन्ग बनने गए हैं जो उनको सुन रहे हैं, बाकी सारे क्या हो गए हैं, अपना अपना दबा रहे हैं छोटे नेशंस को। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। साथ में नॉन इंटरफेरेंस की भी बात करते हैं कि तुम अगर किसी कॉमन गोल पर हमारे साथ आके कॉपरेट कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे देश में अगर कोई चीज़ें चल रही हैं तो हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा। साथ में रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे के बॉर्डर को, ठीक है। हम आपके देश में नहीं घुस रहे हैं ज़बरदस्ती माइग्रेशन के थ्रू, आप हमारे देश में मत घुसो, और इस तरीके से कॉपरेट भी करते हैं। और अगर बाई चांस इन सारे नेशन के बीच में कोई लड़ाई, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाता है तो एक पीसफुल रेजोल्यूशन की ये बात करते हैं, ठीक है। मतलब उसको बातचीत के थ्रू सुलटाने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इनके प्रिंसिपल्स को समझ लिया है किस तरीके से ये काम करेंगे। साथ में कुछ इनके इनिशिएटिव्स को भी देख लेंगे। इन्होंने अफ्रीकन यूनियन बना तो लिया, क्या उसके कुछ गोल्स हैं या नहीं है? तो बिल्कुल सारे एजेंडा, सारे गोल, सारी ऑर्गेनाइजेशन रखती हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इनका जो एजेंडा 2063 है वो ये है कि वो 2063 तक अपने जो अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं जितनी भी, उनको फुली डेवलप्ड कर देंगी। वो पूरी तरीके से सेल्फ रिलायंस करेंगी, मतलब उनको इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि बाहर से कुछ चीज़ मंगा रही हैं, मतलब खुद का प्रोडक्शन करेंगी, सेल्फ मेड कंट्रीज़ बन जाएंगी। ये इनका एजेंडा है 2067 तक, ठीक है। बाकी
अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया है, बिल्कुल हाँ, कुछ एरियाज़ में इनका क्या होता है, बिल्कुल फ्री ट्रेड होता है। दूसरा है अफ्रीकन पीस एंड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, ये इसमें क्या है, ये डेवलपमेंट क्या है, प्रोजेक्ट्स के तहत आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आर्किटेक्चर को इस तरीके से प्रमोट करने की बात कही जाती है। अगर आप अफ्रीका के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो सारे लोग यहाँ पे अच्छे से मेरे ख्याल से जानते हैं कि किस तरीके की कंट्री है और क्या क्या ज़रूरत है उस कंट्री में। मतलब बहुत सारे देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ बिल्कुल नहीं है, कितने सारे वैसे लोग रहते हैं वहाँ पे, गरीब लोग रहते हैं। साथ के साथ वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी पुराने पैटर्न की ज़िंदगी जी रहे हैं आज भी, ठीक है। बहुत सारी ऐसी गरीब कंट्री, तो उनके लिए ये सब क्या है, इनिशिएटिव जब तक लाए जाते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, कोई बड़ी कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है, कुछ डेवलप्ड नेशन भी हैं वो अपने पावर प्लांट्स वगैरह से वहाँ इन्वेस्टर्स बनकर जाती हैं, तो ऐसे असिस्टेंस देते रहते हैं उन्हें। और इनका खुद का भी है अफ्रीकन यूनियन का कि हम 2063 तक हम भी क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से डेवलप्ड हो जाएंगे, हमें भी दूसरों पे निर्भर रहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इनका गोल है, देखते हैं कितना अचीव कर पाते हैं, ठीक है। देखें क्या पता नहीं हम लोग होंगे तब तक नहीं होंगे, अगर होंगे तो देख भी लेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ तो ऑर्गन्स की बात करूँगी एयू के, कौन कौन से ऑर्गन हैं। तो पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है असेंबली ऑफ हेड्स ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। अब असेंबली ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट से ही आप समझ रहे हो कि ये सबसे ज़्यादा सुप्रीम बॉडी होगी, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम होता होगा, इस ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है डिसीजन मेकिंग का। जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, क्या डिसीजन लिए जाएंगे, किस तरीके से डिसीजन बाइंडिंग होंगे सारे नेशन पे, ये कौन डिसाइड करता है, ये असेंबली डिसाइड करती है, जो कि इन सारे मेंबर्स कंट्री की होती है, ठीक है। दूसरा एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है जिसमें मिनिस्टर्स बैठते हैं इनके, और जो पॉलिसी को क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, पॉलिसी को बनाते हैं। ये डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, हाँ ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो क्या करते हैं, उन पॉलिसीज़ को बनाती है। अफ्रीकन यूनियन कमीशन की बात करूँ तो ये सेक्रेटरीट है, ठीक है। सेक्रेटरीट का क्या काम होता है आप सब जानते हो, सबसे हेड होता है ऑफिस। सबसे पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट की बात करूँ तो एक एडवाइजरी लेजिस्लेटिव बॉडी है। जो पैन अफ्रीकन का मतलब होता है एक से ज़्यादा जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिलकर पार्लियामेंट बनाई है। मतलब एक उनके देश के अंदर खुद की पार्लियामेंट है, लेकिन जिन सारे लोगों की भी क्या है, एक अलग से पार्लियामेंट है जो इन सारे लोगों के लिए क्या करती है, लॉज बनाती है, इनके लॉ को इंटरप्रेट करती है और भी कई सारे काम करती है। देन फिफ्थ इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन है वो है पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल का, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन का और रेजोल्यूशन का काम होता है। कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट इनके बीच में अराइज हो गया इन 55 नेशंस का, या फिर कोई भी बात हो गई है कैसी भी, चाहे वाटर को लेकर हो गई हो, होता है ना जब दो कंट्रीज़ के बीच में अगर वाटर को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है तो वो फिर नेशनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं बन जाता है, वो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों पे क्या करते हैं, रेजोल्यूशन को और प्रिवेंशन को कौन स्टेबलाइज करता है, पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, वो इन सारे मैटर्स को देखती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अफ्रीकन कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स की अगर बात करूं तो ये एक जुडिशल ऑर्गन है, जिसके नाम से ही पता लग रहा है ये जस्टिस को और ह्यूमन राइट्स के लिए क्या करती है, फाइट करती है या उनको सुपरवाइज करती है, ठीक है। ये इसके मेजर ऑर्गन थे जो हमने देख लिए हैं। दूसरा हम इनके अचीवमेंट्स को देख लेते हैं, क्या क्या अब तक की इनके अचीवमेंट रही हैं। तो सबसे पहले मैकेनिज्म फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अभी देखो इनके पास एक मैकेनिज्म है इन सारी कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। मतलब ये कंट्री देखो बहुत ज़्यादा लीस्ट डेवलप है, बहुत ज़्यादा इनकी इकोनॉमिक गिरी हुई है, बट स्टिल कॉन्फ्लिक्ट हर जगह होता है, गरीब से गरीब भी लोग लड़ते हैं और अमीर से अमीर लोग भी लड़ते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए एक मैकेनिज्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनकी ये सक्सेसफुल अचीवमेंट रही है कि हाँ इन्होंने एक ऐसा मैकेनिज्म को इस्टेब्लिश किया है जो इन लोगों के बीच में क्या करता है, कॉपरेशन को प्रमोट करता है और कॉन्फ्लिक्ट को लेस करता है, ठीक है। एंड द एडवोकेसी फॉर द अफ्रीकन इंटरेस्ट, और वो क्या करता है, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनके इंटरेस्ट को एडवोकेट करता है, उनके इंटरेस्ट को ऊपर लेकर आता है। जो भी पॉलिसीज़ ये लोग बनाते हैं या फिर जिन भी पॉलिसीज़ पे काम चल रहा है या काम करने की बात कर रहे हैं, वो सब किसके इर्द गिर्द घूमती है, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के इर्द गिर्द घूमती है और उन पे ही क्या होता है, काम होता है। अफ्रीका में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं जो कि इन सारी कंट्रीज़ को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचाते हैं, और इन सारी कंट्रीज़ के लिए ही वो सारी चीज़ें की गई हैं, ठीक है। साथ में इनकी अचीवमेंट में अगर हम बात करें तो एक रीजनल कॉपरेशन के तौर पर ये बहुत बड़ी संस्था निकल कर आती है जो इन सारे कंट्रीज़ के बीच में कॉपरेट करती है, कॉम्प्रोमाइज़ करती है और इनको क्या करती है, एक सेल्फ सफिशिएंट सेल्फ सस्टेन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हमें बाहर देखने को मिलती है, ठीक है। साथ के साथ इनके कुछ चैलेंजेस भी हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन की जब अचीवमेंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर उनके
उसमें कमियां भी आ रही होंगी, तो बिल्कुल आ रही हैं। कभी कभी इनमें आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, मतलब लड़ाई वड़ाई हो जाती है ऐसे, जिसमें हथियार बारूद इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें देखने को मिलता है। सबसे बड़ा चैलेंज वो है पॉवर्टी का और अंडर डेवलपमेंट का। बहुत ही ज़्यादा गरीबी फैली हुई है यहाँ पर, और ये लोग बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलप्ड कंडीशन में रह रहे हैं। वीक इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ के सारे, मतलब अगर इन्होंने कोई बना भी लिया है तो कोई गारंटी नहीं है कि वो कब तक चलेगा भी कि नहीं चलेगा। तो वीक इंस्टीट्यूशन की बात हम बिल्कुल करेंगे, क्योंकि कोई भी मेजर हमें इसमें कंट्री देखने को मिल नहीं रही है। एंड डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड, और ये पूरे के पूरे क्या होते हैं, फॉरेन एड पे डिपेंड रहते हैं। मतलब इन्हें बाहर से कोई सहायता मिलेगी तभी अपनी कंट्री में कोई अच्छा काम कर पाएंगे, कोई अच्छा प्रोजेक्ट लगा पाएंगे, या फिर उसके हिसाब से चल पाएंगे। ठीक है, तो इन इन कंट्रीज़ की भी बहुत ज़्यादा हालत तंगी है। मैं बात करूँ अगर अफ्रीका की स्पेशली, तो आप लोग तो देखते ही हो, न्यूज़ में देखते रहते हो, और कई सारे आप पिक्चर्स देखते हो, सोशल मीडिया पे देखते हो। जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ट्रैवलिंग करते हैं, वो जब इन कंट्रीज़ में जाते हैं तो यहाँ के लोगों की हालत कैसी है। वो दिखने में तो ऐसे हैं ही, लेकिन उनकी रहने का स्टाइल देखो कैसा है, उनके घर कैसे हैं, और उनकी जोग्राफिकल कंडीशन की मैं बात करूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा बेकार है। अब इतना बड़ा जो सहारा डेजर्ट है वो वहाँ आता है, ट्रॉपिकल कंट्री है, एकदम से हॉट वेदर रहता है, तो वहाँ पे वेजिटेशन का इन सब की भी काफ़ी सारी दिक्कतें रहती हैं। ठीक है, पानी की भी वहाँ प्रॉब्लम रहती है काफ़ी, खाने पानी की रहती है, वहाँ पे हम ग्रो नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा। अब ये कितना बड़ा मरुस्थल है, मतलब रेगिस्तान है, वहाँ पे क्या ग्रो कर पाओगे। कभी तो आपने देखा है कि वहाँ सब्जियाँ ग्रो कर लेंगे, कि कुछ कर पाएंगी, नहीं हो पा रही हैं वहाँ पे चीज़ें। तो ये सारी कंट्रीज़ हमेशा ही कर्ज में डूबी रहती हैं। खाने के लिए इन्हें कर्ज चाहिए, अपने इकोनॉमी को थोड़ा सा आगे बूस्ट करने के लिए इन्हें कर्ज चाहिए। तो ये सारी कंट्रीज़ ऐसे ही हैं। अगर ये 2063 की ये बात कर रही हैं कि हम 2063 में अपने आप को हम पूरी तरीके से डेवलप्ड बना लेंगे, हमारे गोल्स इस तरीके से हैं, तो फिर ये अच्छी बात है। बहुत लंबा इन्होंने एक बेंचमार्क क्रिएट किया है कि हम यहाँ तक ऐसा कर पाएंगे, तो वो सच भी क्या है। ठीक है, मतलब देखते हैं आगे क्या होता है 2063 में। आई होप ये सारी कंट्रीज भी डेवलप्ड हो जाएं और पूरी दुनिया एक जैसी हो जाए, तो उससे अच्छा बेटर क्या है। ठीक है, कोई फिर माइग्रेशन रुक जाएगा अगर पूरी दुनिया एक जैसी हो गई तो। हाँ, तो अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जिसका है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको SCO भी कहते हैं। ठीक है, अब ये SCO ऑर्गेनाइजेशन कौन है, कहाँ बनी है, और कौन कौन इनकी मेजर कंट्रीज़ हैं, उनको हम पढ़ लेंगे। तो जो SCO है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो मेंबर कंट्री वो आप देखने को आपको मिली जाएंगी। तो इसकी ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट की मैं बात करूँ तो 2001 में बना है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसके जो फाउंडिंग स्टेट्स हैं, किस किसने इसे बनाया है, तो वो हैं चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज़ और इनके नाम आपको याद रखने हैं। तो इन्होंने कब कॉपरेशन किया, 2001 में सोचा कि हम भी अपना एक बहुत बड़ी क्या बनाएंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसमें हम मिलकर क्या करेंगे, आराम से कॉपरेशन का, इकोनॉमी का, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, ये सारा काम देखेंगे। ठीक है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में बाद में इंडिया और पाकिस्तान ने भी क्या किया, मेंबरशिप ले ली, और 2017 में दोनों ही इसका हिस्सा बन गए। और बाद में सबसे आए ईरान, जो 2023 में इसके क्या हो गए, मेंबर बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मेक श्योर कि याद हो जाए। 2001 में ऑर्गेनाइजेशन का क्या हुआ, इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ये इसके फाउंडिंग स्टेट हैं। इंडिया और पाकिस्तान ने 2017 में से ज्वाइन किया, ये डेट भी पता होनी चाहिए, और ईरान ने इसको 2023 में ज्वाइन किया। ठीक है, तो भाई याद करने वाली चीज़ को ना फटक से याद कर लेना चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। ठीक है, इनके अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूँ, क्या ऑब्जेक्टिव हैं इनके, स्टिल वही ऑब्जेक्टिव है कि जो ये रीज़न है उस पूरे रीजन में हम सिक्योरिटी को प्रमोट करेंगे। उन किसी के भी मतलब उसमें बोलते ना सोवरेनिटी में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इंटेग्रिटी रखेंगे, डिग्निटी रखेंगे लोगों की और कंट्री की। साथ में इस पूरे क्षेत्र में जितना भी जो टेररिज्म है, आतंकवाद फैल रहा है, उसको हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। ठीक है, आतंकवाद को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं तो भाई पाकिस्तान को क्यों ऐड कर लिया। ठीक है, वो तो है ही। फिर इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करते हैं इस रीजन में, ये जितने भी सारी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में क्या होगा, आर्थिक
सहयोगिता होगी, ठीक है, आर्थिक ये एक दूसरे पे निर्भर होंगे और आर्थिक तरीके से ये मतलब ट्रेड व्रेड करेंगे, जो भी चीज़ें हैं इनकी आपस में सब कर लेंगे, ठीक है। फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की भी बात करते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रखेंगे हम इस रीजन में और सारी मेंबर कंट्रीज़ का हिस्सा बनी रहेंगी। साथ में हम क्या है, इनके आंतरिक मामले में भी कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे, ठीक है। कल्चरल कोऑपरेशन रहेगा, कल्चर को प्रमोट करेगी ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन अपनी मेंबर कंट्रीज़ के बीच में और अपने आपस में। और अगर हम इनकी की बॉडीज़ की बात करें, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इनके ऑर्गन्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, देन फर्स्ट आ जाता है हेड ऑफ स्टेट काउंसिल। ये सबसे ज़्यादा सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। यहाँ पे सारे डिसीजंस लिए जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, क्या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, कितना होगा। तो सारे जितने इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो कहाँ लिए जाते हैं, हेड ऑफ स्टेट काउंसिल में, ठीक है। काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात करूँ तो ये अप्रूव करती है बजट को और इकोनॉमिक प्रोग्राम को। जितने भी इकोनॉमिक प्रोग्राम्स लिए गए हैं उसके लिए बजट एलोकेट हुआ है, तो ये सब अप्रूव कौन करेगा, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट अप्रूव करेगा, ठीक है। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ये जो रैट्स है ये बना था 2002 में, ठीक है। ये बना है स्पेशली टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन तास्कन मेन काउंटर टेररिज्म अगेनिज्म, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो एक तरीके से। ये पूछा गया था एक बार एग्जाम में, ठीक है। तो ये खास करके बना है, हम टेररिज्म को पूरी तरीके से काउंटर करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। इसका जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ है, बीजिंग में, ठीक है। वहाँ हेडक्वार्टर है, वहाँ से सारे काम होते हैं। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसमें इंडियाज़ रोल इन SCO। अब देखो भारत की क्या भूमिका है SCO में। तुमने 2017 में चलो इसको ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन तुम अपना रोल बताओ कि तुम क्या कर रहे हो इस ऑर्गेनाइजेशन में और तुम्हारे क्या मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं जो तुम इस ऑर्गेनाइजेशन में आए, जो यहाँ से फुलफिल हो रहे हैं। तो सबसे तो पहले ये कनेक्टिविटी को प्रमोट करता है, इन सारे नेशन से हमारी क्या है, अच्छी खासी जान पहचान है। अगर कल को मानो मैं मीटिंग में गई हूँ SCO की और मैंने उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट से बात कर ली है कि हम दोनों मिलकर कोई एक नया प्रोजेक्ट लाएंगे, मान लो तुम्हारे यहाँ से हम अपने यहाँ तक एक रेलवे ट्रैक बिछाएंगे, ठीक है। और जितने भी बीच में नेशन आ रहे हैं उनसे भी मैंने बात कर ली। तो ये होता है कनेक्टिविटी का प्रमोट करना, ठीक है। ये इस तरीके से पाइपलाइंस हो गई, उसकी पेट्रोलियम पाइपलाइन होगी, गैस पाइपलाइन होगी। तो यही तो होता है कनेक्टिविटी, इसी चीज़ को कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करते हैं, जब लोगों से मिलते हैं देन आपके आइडियाज़ उनके आइडियाज़ जब सेम निकल कर आते हैं तो आप उस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर देते हो। तो ये जो कंट्रीज़ हैं इनके ये इसी रीजन में रह रही हैं, कहीं ऐसा नहीं है बादलों में रह रही हूँ, ठीक है। भारत में रह रही हैं, हमारे ऊपर ही रह रही हैं सब, अगर नक्शे से देखा जाए तो उस कंट्री में हमें हमेशा इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है, इन्हें हमेशा हमारी ज़रूरत पड़ती रहती है। हमारा सबसे बड़ा जो एक्सेस बताऊँ मैं तो वो है वाटर का। मतलब ये आप कंट्री देखो, ये उज़्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, अज़रबैजान है, ये लैंडलॉक कंट्री हैं, सारे इधर उधर सारे देशों से घिरी हुई हैं, लेकिन हमारा एक्सेस देखो वाटर पे कितना है। यहाँ तक कि पूरा एक ओशन का नाम ही इंडियन ओशन पड़ा हुआ है हमारे नेशन पे। तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होती है और सारे ही नेशन चाहते हैं आसपास के छोटे कि हमारी इंडिया से जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने रहें, अच्छे बने रहें। क्योंकि हर कोई जानता है कल को इंडिया एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा और डेवलप्ड नेशन से दोस्ती हमेशा ही फ़ायदे में रहती है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा जो इम्पोर्टेंट रोल इंडिया को देखने को मिलता है वो है ब्रिक्स का और SCO का कॉपरेशन, ठीक है। अब ब्रिक्स में भी इंडिया है और SCO में भी इंडिया है, तो दोनों मेंबर कंट्रीज़ क्या हो जाती हैं, एक दूसरे को कॉपरेट करती हैं, इनके प्रोजेक्ट्स कॉपरेट करते हैं एक दूसरे में और ओवरलैप भी करते हैं। देन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई तुम कोई काम कर रहे हो, मैं कोई काम कर रही हूँ और मेरे काम तुम्हारे काम एक ही बराबर हैं फिर, ठीक है, अगर हम दोस्त हैं तो। साथ में इस पूरे रीजन में कॉम्बैट करते हैं टेररिज्म को। सबका यही मानना है कि हम टेररिज्म को पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे और टेररिज्म ही सबका मेन जो एजेंडा है। तो जब तुम्हें भी टेररिज्म ख़त्म करना है, हमें भी ख़त्म करना है, तो चलो आप भाई मिलकर ख़त्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम चैलेंजेस को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हम देखो ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस कर चुके हैं, हर इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। तो भाई इनके बीच में कोई ना कोई तो चैलेंज ज़रूर रहा होगा, बिल्कुल है। तो भाई इंडिया और पाकिस्तान जब एक जगह हैं तो भाई चैन से तो नहीं बैठ सकते। तो जो इंडिया और पाकिस्तान के जो बीच में जो टेंशन्स हैं वो कभी कभी निकल कर बाहर आ जाती हैं। साथ में चाइना और इंडिया के बीच में बॉर्डर इशू का बहुत बड़ा टेंशन है, तो उस वजह से भी कोई कोई हमारी पीस टॉक या फिर कोई भी ऐसी ट्रिटी छोटी मोटी टूट जाती है, ठीक है। या फिर ये लोग हमारे साथ ही कोई बड़ा प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते हैं, या हम ही इन पे भरोसा नहीं करना चाहते हैं। अब इंडिया वाले पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करना चाहते हैं और चाइना वाले इंडिया पे भरोसा नहीं करना चाहते हैं, तो बस वही है, ठीक है। इसलिए चाइना और पाकिस्तान इकट्ठे हो जाते हैं और बेचारा इंडिया अलग रह जाता है, ठीक है। लेकिन मैं अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया इतना स्ट्रांग है, इतना ज़्यादा केपेबल है कि वो अकेले भी खड़ा रह सकता है इस पूरे फील्ड में, ठीक है। उसको ज़रूरत नहीं है। ऊपर से हमें देखने को मिलता है ओवरलैपिंग इंटरेस्ट। अब ओवरलैपिंग इंटरेस्ट का मतलब है, देखो चाइना को और पाकिस्तान को यहाँ पे बनाना है एक वो, जिसका अगर मैं बात करूँ इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है, इसका कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है चाइना का, जो कि इधर से गुजर रहा है, मतलब हमारे कश्मीर से गुजर रहा है। एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, हाँ BRI अगर मैं बात करूँ, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इनिशिएटिव है किसका, चाइना का। वो हमारे रीजन से गुजर रहा है जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमेशा से हमें एक डर रहता है कि चाइना कभी इस रीजन पे अपना पूरी तरीके से अधिकार ना कर ले, ठीक है। मतलब कभी हो सकता है चाइना पाकिस्तान को बेवकूफ़ बना के वो ज़मीन अपने हत्या उसमें ले ले, अपने अंडर में ले ले, तो हमारी ये सोवरेनिटी को, इंटेग्रिटी को बहुत बड़ा थ्रेट है, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग इंटरेस्ट आ जाते हैं इन सारे मेंबर कंट्रीज़ के। अब चाइना और पाकिस्तान को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन इंडिया को इस प्रोजेक्ट में नुकसान ही नुकसान है, ठीक है। और चाइना की जो स्ट्रैटेजी है, उसकी जो बिहेवियर है, वो सब जानते हैं। वो पहले भूखे को इतना खाना खिला देता है कि उसका कर्जदार ही बन जाता है, और फिर उसके बाद वो क्या करता है अच्छा जानते हैं। जैसे श्रीलंका में हम्बन टोटा जो पोर्ट था, उसने लीज पे ले रखा था, लो भाई कर्जा लो, ये करो वो करो। जब कर्जा नहीं चुका पाया तो भाई उसने अपने ही अंडर में ले लिया, ठीक है। तो इसकी ये रहती है थोड़ी स्ट्रैटेजी, मतलब सही खेल लेता है। यहाँ पे हम प्रायोरिटी एरिया की बात कर लेंगे, कौन कौन से एरिया में ये प्रायोरिटी देते हैं। सबसे पहले तो उन्हें टेररिज्म को भगाना है, क्योंकि टेररिज्म सबकी प्रॉब्लम है, और जिन कंट्री की हम खास करके बात कर रहे हैं उनके यहाँ टेररिज्म बहुत ज़्यादा है। उज़्बेकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, ये जितने भी पाकिस्तान टाइप के हैं, यहीं से आप एक बात बोलूँ तो आतंकवाद का उदय हुआ है, और यही कंट्रीज अब परेशान है, यही मरे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कंट्रीज़ को क्या करना है कि जो टेररिज्म है उसको काउंटर करना है, उससे बाहर निकलना है। दूसरा, इस रीजन में स्टेबिलिटी लानी है, स्थिरता लानी है, किसी की लाइफ को थ्रेट ना हो, एक्सटर्नल और इंटरनल भी, ठीक है। दूसरा, एनर्जी के ऊपर कॉपरेशन करना है। एनर्जी की मैं यहाँ बात करूँ तो कई तरीके की एनर्जी हो सकती है, एटॉमिक एनर्जी हो सकती है, रेडियो एनर्जी हो सकती है, कोई भी एनर्जी है उसके ऊपर ये क्या करेंगे, आपस में कॉपरेट करेंगे, और ट्रेड एंड ट्रांजिट रूट को भी क्या करेंगे, लिबरलाइज करेंगे, एक दूसरे के लिए खोलेंगे। मतलब मैं अपने घर के दरवाजे खोल रही हूँ, तुम्हारा वेलकम कर रही हूँ, तुम्हें भी अपने घर के दरवाजे खोलने हैं, और मेरा भी उसी दिल से क्या करना है, वेलकम करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहनी चाहिए, और इन सारी चीज़ों के ऊपर ही ये सारी कंट्री क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो सारे ही जितने भी, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, वो किसी न किसी मोटिव से बने हुए हैं, वो किसी न किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, फ़ायदा ही पहुंचा रहे हैं, ठीक है। अगर अफ्रीका में बना है तो वो अफ्रीकन कंट्रीज़ को फ़ायदा पहुंचाना है, अगर वो यूरोप में बना है तो यूरोपियन कंट्रीज़ को फ़ायदा पहुंचा रहा है, और अगर इंडिया के आसपास बना है, चाहे SCO की बात करूँ, चाहे मैं ब्रिक्स की बात करूँ, तो जितने भी उसमें मेंबर कंट्रीज़ हैं उन सबको वो क्या कर रहा है, फ़ायदा पहुंचा रहा है, ठीक है। सारी ऑर्गेनाइजेशन के कोई ना कोई मेजर गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो उनको क्या करने होते हैं, फुलफिल करने होते हैं। कुछ एजेंडा सेट करते हैं, उस एजेंडे के अकॉर्डिंग वो चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आज की क्लास में पढ़ा है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और दूसरा हमने अफ्रीकन यूनियन के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। अगर मैं इनकी दोनों की बात करूँ कैसे पढ़ना है, तो पढ़ तो हमने ऑलरेडी लिया है। अब याद करने वाली चीज़ ये है कि आप इनके मेंबर कंट्रीज़ याद कर लेना, दूसरा इनका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट याद कर लेना, तीसरा इनके जैसे कि SCO की मैं बात करूं तो इसकी मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई थी और लास्ट मीटिंग कहाँ हुई थी, ये याद कर लें। ये मेरे ख्याल से इस PPT में रह गया डालने के लिए, ठीक है, वो याद कर लेना, और इम्पॉर्टेंट नहीं है। और अफ्रीकन यूनियन में इस्टेब्लिशमेंट की ही ईयर आती है, और ज़्यादा कुछ आता नहीं है वहाँ से, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ ओवरऑल स्टडी की, एंड आई होप कि वो सब भी अच्छी चल रही होगी, आप सारे लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, जो भी चीज़ें रह रही हैं उनको कवर कर लेना। पेपर में 1 की बात करूँ तो उसमें प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, DI रोज़ सॉल्व करो 1-2, ठीक है, क्योंकि पेपर
होना तो है ही, DI तो पक्का पक्का आएगा 5 नंबर का। तो उसके लिए थोड़ी सी डेली प्रैक्टिस करो, ठीक है, मेहनत करो उसमें भी। और पेपर 1 में देखो टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च को अच्छे से पढ़ लेना। रिसर्च से क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 बिल्कुल आएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन हर हाल में आएगा, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग पे थोड़ा फोकस करना, वहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, बहुत बहुत ज़्यादा, ठीक है। रीजनिंग भी पूछी जाती है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग में जो फैलेसी वाला पोर्शन है वो भी अच्छे से कवर कर लेना, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और और मैं क्या बताऊँ, मतलब ये सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से पढ़ लेना। बाकी अगर पॉलिटिकल साइंस की मैं बात करूँ तो इसको भी भाई अच्छे से जल्दी कवर करो। मैं इसको मुश्किल से 2 वीडियोज़ और 3 वीडियो में ही इसको मैं पूरा निपटा दूंगी, क्योंकि उसके बाद मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्टार्ट करना है, ठीक है। वो पढ़ेंगे हम बढ़िया तरीके से एकदम से, और फिर उसको कवर करेंगे, और यहाँ पे हमारी क्लास एंड हो जाएगी। और भाई सारे लोग बढ़िया तरीके से जाना, पेपर दे के आना, फिर मुझे बताना लौट के आके कि एग्ज़ाम कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, ठीक है। फिर उसके पेपर के बाद हम डिस्कस करेंगे कि पेपर कैसा आया था कैसा नहीं आया, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखना और पढ़ते रहना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई डाउट हो देन प्लीज़ मेक श्योर कमेंट बॉक्स में उसको डाल देना, मैं उसको आंसर कर दूंगी। और अपना ख्याल रखना और पढ़ते रहो। बाय बाय।